नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस के दूसरा चैप्टर, जो कि है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तु आप पहले ही जानते हैं कि वस्तु किसे कहते हैं। किसी भी पदार्थों को हम सम्मिलित करके उसमें मॉडिफिकेशन करके हम वस्तु का निर्माण करते हैं। और हम इसका समूहन क्यों करते हैं, इसका समूह क्यों बनाते हैं। आप देखे होंगे कि किसी भी किराना स्टोर में आलू को एक तरफ रखा जाता है, प्याज को एक तरफ रखा जाता है, उसी तरह ऊपर में साबुन को एक तरफ रखा जाता है, तो किसी तेल को एक तरफ रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि सुविधा के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार उसे बांट सकें और जो भी उपभोक्ता है उसे आसानी से ढूंढ करके उपलब्ध कराया जा सके। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें हमको जानने को मिलेगा कि पदार्थ क्या होती है, उसके बाद पदार्थ के गुण क्या क्या हैं। उसमें हम लोग देखने वाले हैं जैसे कि दिखावट, हर एक पदार्थ का दिखावट अलग होता है। उसके बाद उसकी कठोरता और कोमलता कह सकते हैं। उसके बाद कई ऐसे भी होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, कई नहीं घुल पाते हैं, उसे क्या क्या कहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो कि पानी के ऊपर तैरता है, कोई डूब जाता है। कोई पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिससे हम आर पार देख सकते हैं। कई पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिससे थोड़ी बहुत ही देखा जा सकता है, लेकिन वो अस्पष्ट होता है। और कई पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कहा गया है कि हमारे भोजन और वस्त्र, इसमें बहुत विविधता है। भारत में आप कहीं भी जाते हैं तो भोजन और वस्त्र में विविधता देखी ही जाती है। कहा भी गया है कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बानी। उसी तरह से जैसे कि हमारे चारों ओर अगर देखें तो आपके चारों ओर क्या हो सकता है। आपके चारों ओर पेन होगा, पुस्तक हो सकता है, फ़ोन होगा, चेयर हो सकता है, चादर हो सकता है, बेड हो सकता है, पंखा लग सकता है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वस्तुएं जो हैं, इन सभी वस्तुओं का आकार और रंग जो हैं भिन्न भिन्न होते हैं। यही बात यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद हम आते हैं आगे। ऐसे कि यहाँ पे कुछ वस्तुओं का समूह दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं इसमें क्या क्या शामिल हैं, और यही हमारे आसपास पाया जाता है। उसके बाद है हमारे चारों ओर की वस्तुएं अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। जैसे कि चेयर में कभी कभी लकड़ी का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है और उसके साथ लोहा का भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक वस्तु को बनाने के लिए कई पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज़, मृदा यानी कि मिट्टी, ये सब सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक चेयर बनाना है तो उसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल, किन किन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये बात कैसे पता चलता है। और ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि कोई भी पदार्थ को बनाने में हम किन किन और चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि वो जो वस्तु है बहुत ही अच्छा बने, इफ़ेक्टिव बने, सुंदर बने, आकर्षक बने। तो उससे पहले हम जानते हैं कि पदार्थों के कई सारे गुण होते हैं। आइए एक एक करके हम उनके गुणों के बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे जो पहला गुण दिखाया गया है वो है दिखावट। प्रायः पदार्थ जो है एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है, उसी तरह से लोहा, तांबे और एल्युमिनियम इन सब से भिन्न दिखाई देता है। परंतु फिर भी जो है लोहे, तांबे और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो कि लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है।
और आप स्पष्ट रूप से इसे जानते होंगे कि क्या क्या समानताएं होंगी। जब हम लोहे को, तांबे को, एल्युमिनियम को पीटते हैं तो एक अलग ही आवाज़ उत्पन्न होती है जो कि लकड़ी को पीटने से नहीं होता है। अगर लोहे, तांबे और एल्युमिनियम को काटते हैं तो एक अलग ही चमक निकलता है, देखने को मिलता है, जो कि लकड़ी को काटने से ऐसा नहीं दिखता, उसमें खुरदरा टाइप से आ जाता है। तो ये हो गया उसका दिखावट के आधार पे पदार्थों का गुण। उसी प्रकार जो है नेक्स्ट हम बात करते, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लोहे के जो रोड है उसको क्या किया गया, यहाँ पे काटा गया, तो यहाँ पे आप द्युति यानी कि चमक जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं वो है विलय और अविलय। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ बताया गया है, इसको हम देख लेते हैं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति यानी कि चमक होती है वे प्रायः धातु कहलाते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना धातु के उदाहरण हैं। और कुछ धातु ऐसी भी होती हैं जो कि मतलब बाहर में छोड़ देंगे उसे तो वो चमक खो देती है, द्युतिहीन हो जाती है। और ऐसा उन पर किसके कारण होता है, तो वायु और नमी की जो अभिक्रिया है इसके कारण ऐसा होता है। इसीलिए अगर केवल ताजे कटे अगर हम पृष्ठ को देखें तो उसी पे हमें चमक दिखाई देती है। दूसरा जो गुण है वो है कठोरता। जब आप किसी पदार्थ को अपने हाथ से दबाते हैं तो उसमें कुछ को तो आप संपीड़ित कर सकते हैं यानी कि दबा सकते हैं, लेकिन कुछ को ऐसा करना कठिन हो जाता है। तो जो भी कुछ अन्न आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं तो वे पदार्थ जिन्हें हम आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं या फिर उसे खरोंच सकते हैं उसे कहा जाता है कोमल पदार्थ। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें हम संपीड़ित करना कठिन हो जाता है हमारे लिए उसे हम कहते हैं कठोर पदार्थ। जैसे कि उदाहरण की अगर हम बात करें तो रुई और स्पंज जो है कोमल में आ जाता है, जबकि लकड़ी कठोर पदार्थ के एग्जाम्पल्स हैं। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी तक दो बात कर लिए कि द्युति और कठोरता, उसके साथ खुरदरा जिसे रुक्ष भी कहा जाता है अथवा चिकना, ये सब जो गुण हैं ये किसके अंदर होता है, पदार्थों में अलग अलग गुण हैं। उसके बाद हम आते हैं विलय और अविलय पे। ये क्या चीज़ें हैं? विलय यानी कि जो पानी के अंदर यानी कि जो एक द्रव में डालने के बाद उसमें वो नहीं दिखाई देता है, उसमें मिल जाता है, उसे विलय कहते हैं। और जो नहीं मिल पाता है उसे अविलय कहते हैं। विलय के अगर हम उदाहरण की बात करें तो पानी में चीनी डालने से क्या होता है कि वो उसमें मिल जाता है पानी में, जबकि अगर हम पानी के अंदर बालू डालते हैं तो वैसे ही उसके तली के अंदर पड़ा रहता है। उसी तरह से पानी में अगर हम तेल डालते हैं तो वो भी उसके ऊपर में तैरता रहता है। तो ये क्या हो गया, अविलय के उदाहरण, और चीनी और नमक ये विलय के उदाहरण कहलाएंगे। उसके बाद देखते हैं तीसरा गुण क्या है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया है विलय और अविलय कौन से पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पे एक क्रियाकलाप को भी बताया गया है कि सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सब क्या होता है कि इसे जब हम पानी में डालते हैं तो ये मिश्रित हो जाता है और फिर दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम विलय कहेंगे। जबकि यहाँ पे ये जो बालू तेल है ये ऊपर में दिखाई देता रहता है, ये अविलय है। उसके बाद है कि वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। तो ये हर एक वस्तु के अपने अपने गुण होते हैं, जिसके हिसाब से जो आयतन होते हैं उसमें ज़्यादा और कमी के कारण ये जो डूबने और तैरने की जो प्रक्रिया है ये होती है। जैसे कि यहाँ पे आप वस्तुओं को देख सकते हैं कि लकड़ी का जो यहाँ पे टुकड़ा है ये पानी के ऊपर तैर रहा है, पत्ता तैर रहा है, ये जो गेंद है ये तैर रही है ऊपर में, जबकि ये कुंजी और उसके बाद ये 1 रुपया का नोट और कुछ सिक्के जो हैं ये पानी के अंदर डूब गई है।
आगे के जो कक्षाएं हैं उसमें हम इन पे विस्तार से बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। उसके बाद है पारदर्शिता और अपारदर्शिता, और एक और है, उस पे आइए हम लोग नज़र डालते हैं। तो कहा गया है कि उन पदार्थ अथवा सामग्रियों को जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि एक कांच का टुकड़ा ले लेते हैं जिससे हम आर पार देखते हैं आसानी से, एक पन्नी ले लेते हैं जिससे हम आर पार देखते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं ये और ये जो सामग्रियां हैं इसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी। उसके बाद दूसरी तरफ अपारदर्शी, तो कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं और इन पदार्थों को कहा जाता है अपारदर्शी। जैसे कि लकड़ी का बॉक्स ले लेते हैं, कोई बुक का कवर उठा लेते हैं, तो इन सब वस्तुओं को क्या कहा जाता है, अपारदर्शी। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपकी दुकानदार जो है चीज़ों को पारदर्शी डिब्बे में रखता है ताकि आसानी से उसे देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो कि है आपका पारभासी। पारभासी किसे कहा जाता है, तो ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। जैसे कि अगर कोई पन्नी है और उसमें तेल लग गया है और उसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो आर पार तो देखते हैं लेकिन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। उसी तरह से एक कागज़ में जब तेल लगा हो रहता है उससे भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये आपके पारभासी कहलाते हैं। यहाँ पे हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर और डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने ये सब देखा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी हथेली पारदर्शी है, पारदर्शी हैं अथवा पारभासी हैं, क्योंकि जब हम प्रकाश इससे पास करते हैं तो थोड़ा प्रकाश इधर दिखाई देता है। तो आपको बताना है कि ये आपका जो हथेली है ये क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, अपारदर्शी है, क्योंकि इसे जब हम सामने लाते हैं आँखों के सामने तो उसके बाद हम आगे कुछ नहीं देख सकते हैं। इसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी। उसके बाद है कि समूहन, वो जो हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं उसके गुणों के आधार पे, तो उसके क्या लाभ होते हैं। तो समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है कि पदार्थों को एक प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन और इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आइए कुछ शब्द हैं प्रमुख उसके बारे में देख लेते हैं। कठोर, कठोर क्या है, जिसे हम आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते हैं और उसे खरोंच नहीं सकते हैं, उसे कठोर कहते हैं। अविलय, वे पदार्थ कहलाते हैं अविलय जो पानी में तैरते ही रहता है, उसमें मिक्स नहीं हो पाता है। उसके बाद चमकीला, जब हम किसी भी धातु को काटते हैं तो उसमें जो सतह होता है वो चमकीला हमको प्राप्त होता है, इसे द्युति भी कहा जाता है। पदार्थ, हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, पदार्थ कहलाते हैं। धातु, धातु के कई सारे अपने गुण होते हैं। उसके बाद अपारदर्शी, जिससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। खुरदरा क्या होता है, जैसे किसी लकड़ी को जब हम काटते हैं तो वो जो सरफेस होती है, सतह जो होती है, उसे खुरदरा कहा जाता है। विलय, जो पानी में घुल जाता है। पारभासी, जिसे थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है आर पार, उसे पारभासी कहा जाता है। और पारदर्शी, जिससे हम आसानी से आर पार देख सकते हैं, जैसे कि हम चश्मा जब लगाते हैं तो वो क्या है, पारदर्शी का एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ पे कुछ समरी हैं जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हमने जो जो पढ़ा वो एक 5 मिनट में, 2 मिनट में बस क्या होगा कि याद हो जाएगा। जैसे कि क्या है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी रहती हैं, सही बात है। बेंच लकड़ी से बना रहता है तो बुक कागज़ से बना रहता है। बेड ऊन से बना रहता है, कपड़ा।
उसके बाद किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है, सही बात है। और किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उन्हें विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है, सही बात है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही है। कह रहे कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कई कोमल भी लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं और लकड़ी और धातु अपारदर्शी होते हैं, और कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। उसके बाद है कि पदार्थों को उसके गुणों में समानता और विभिन्नता के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा और उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। अब आइए इसके अभ्यास पे हम चलते हैं और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहे लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम बताइए। तो लकड़ी से बनाने वाले आप दरवाज़ा कह सकते हैं, पलंग हो सकता है, उस कुर्सी हो सकती है, अलमारी हो सकती है, और कई सारी चीज़ें हैं जो इसे हम लकड़ी से बनाते हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। तो कांच की प्याली चमकदार होती है, प्लास्टिक नहीं होता है चमकदार, जैसे कि स्टील का चम्मच चमकदार होता है, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिलाने वाला है। उसके बाद आपको ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य इसका उल्लेख करें। कह रहा है कि पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, गलत बात है। पत्थर जो है हम आर पार नहीं देख सकते हैं तो वो अपारदर्शी होता है जबकि कांच पारदर्शी हो सकता है। और नोटबुक में द्युति होती है जबकि रबर में नहीं होता है, इसमें से किसी में भी नहीं होता है चमक। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि चाक जल में विलीन हो जाता है, यानी कि चौक जो है जल में विलीन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, सही बात है। चीनी जल में विलीन नहीं होता है, ये गलत बात है, हो जाता है। तेल जल के साथ मिश्रीय है, नहीं मिश्रीय नहीं है, नहीं मिल पाता है वो। बालू जो है जल में निसादित हो जाता है तो वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, सही है। उसके बाद सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर कि नीचे कुछ वस्तुओं और पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जैसे कि देखें तो इसमें जल, उसके बाद बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा। कह रहा है क्वेश्चन कि इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। गोल जो आकृति है उसे एक तरफ कीजिए और जो अन्य आकृतियाँ हैं उसे एक तरफ, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है कह रहा है खाद्य पदार्थ जो है खाने वाला है उसे एक तरफ, जो खाने वाला नहीं है उसे एक तरफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। तो नाव का सूची बना सकते हैं, लकड़ी का बना सकते हैं, उस सूची में लिख सकते हैं। कागज़ और जो डूब जाती है उसके लिए लोहा, तांबा इत्यादि। पूछ रहा है कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। ये जो वस्तुएं जिन जिन का हम नाम लिए हैं वो क्या इन चीज़ों पे तैरती हैं, तो आपको बताना है नहीं, हाँ तैरती है। अगर डूब जाती है तो हाँ डूब जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात करें। जैसे कि अगर इसमें देखें तो कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी, ये सारी चीज़ें लकड़ी का बना होता है जबकि बच्चा जो है लकड़ी का नहीं बना होता है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, तो यहाँ पे सब फूल हैं लेकिन नाव फूल नहीं है। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, ये सब धातु के उदाहरण हैं जबकि ये रेत नहीं है। चीनी, नमक, रेत, कॉपर और कॉपर सल्फेट, तो ये चीनी नमक जो है ये विलय है, कॉपर सल्फेट भी विलय है जबकि रेत जो है अविलय है। तो ये रहा आपका प्रश्न अध्याय का। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है, ठोस का गुण नहीं है। तो इंटर पार्टिकल
स्पेस न्यूनतम। तो ठोस में क्या होता है कि ये जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस रहता है वो बहुत ही कम रहता है, तो ये सही लग रहा है। दूसरा कह रहा है निश्चित आकार और मात्रा, ये भी सही है कि ठोस जो है जितने भी होते हैं एक निश्चित आकार के होते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होते हैं, हाँ सही है, क्योंकि ये आकर्षण बल के ही कारण ये एक दूसरे के को पकड़ करके जकड़ करके रखे रहते हैं। करे कण एक सीमित स्थान में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, तो ये बात जो है ये गलत है सरासर, क्योंकि कण जो है जब एक दूसरे को पकड़ करके बांध करके रखा है तो एक स्वतंत्र रूप में ये नहीं घूम सकते हैं। तो इसका सही आंसर पूछ रहा है कौन गुण नहीं है ठोस का, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रीष्म काल में मिट्टी के घड़े में पानी किसकी घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो प्रसार, स्वेद, आश्वन नहीं, वाष्पीकरण इसका सही जवाब होगा। क्या होता है कि लगातार वाष्पीकरण होने के कारण घड़ा का जो पानी रहता है वो ठंडा रहता है। जैसे आप इस तरह से इसे सोच सकते हैं कि जब मनुष्य को पसीना आता है तो क्या होता है, और उसके बाद जब पंखा के अंदर आ जाता है तो फिर शरीर क्या होता है, ठंडा होने लगता है, क्योंकि वाष्पीकरण की जो घटना है वो तेज हो जाती है। तो इसका सही आंसर ये हो जाता है। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।